सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ अनंत संभाला। मैं ऋषभ, आप सभी का मेंटोर गाइड यूजीसी नेट के लिए बताना चाहूंगा। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सेकंड क्लास है। माफी चाहूंगा सबसे पहले कि बहुत ही दिन हो चुका है, आई थिंक 3 वीक्स हो चुका है जहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड फर्स्टली पढ़ाए हुए। एंड यहाँ पे आपका बीच में भी हम लोग का 9 डेज का आई थिंक सो गैप हुआ है कि आपको सही तरीके से कोई भी डिटेल्स एंड एजुकेशन कोई भी वीडियोस भी नहीं अपलोड हो रहा था। हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे, साथ में मेरा भी थोड़ा हेल्थ इशू हो रहा था जहाँ पे मेरा हाथ को अभी तक मतलब प्रॉपर तरीके से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा एक्सीडेंट के कारण पे दिक्कत हुआ है। और साथ में हम लोग भी यूजीसी नेट का जो पेपर लीक हुआ है, आप सभी को पता ही होगा। आप लोग बहुत कोई न्यूज भी देख चुके हैं या बहुत सारे जो आपका एडुकेटर्स है उनके वीडियोस भी देख चुके हैं, जहाँ पे उधर पे क्लियरली यूजीसी नेट का जो सोशियोलॉजी का पेपर है उनके लीक होने के या 100 पेजेस का एक पीडीएफ का निकलने का, जहां पे क्लियरली मोर देन 90 क्वेश्चन आर बीइंग मैच्ड, टोटली मैच किया गया है। मतलब 90 क्वेश्चन जो है आपका यूजीसी नेट का जो सोशियोलॉजी का पेपर था, वो 100 पेज का जो आपका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उसके साथ पूरा कंप्लीटली मैच था। इंक्लूडिंग दैट बहुत सारे एजुकेटर्स में हम लोग भी हमारी तरफ से एनटीए के पास जाके एक पिटीशन भी फाइल किया गया था और आस्किंग द प्रोबिंग्स एंड ऑल, जहाँ पे हम लोग कोई वीडियो या नॉल बनाने का उतना मौका नहीं मिला क्योंकि हमारे इधर से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है जाने के लिए। तो हम लोग गए उधर पे, रहे थोड़ा दिन, प्रोबिंग किए, देन कुछ पूछ के आए प्रॉपर तरीके से। तो थोड़ा टाइम बिंग लग चुका है। साथ साथ में वो भी बताना चाहेंगे कि सिर्फ देखिए हमारी तरफ से कि एजुकेशन ऐसा है ना कि आप उधर पे अगर कोई भी चीज को एज बेकार का या आप कोई भी चीज जो कि सही नहीं है, वो मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज जैसे कि आपका प्रॉपर जैसे गाइडलाइन जैसे नहीं है कि एजुकेशन एक ऐसा साधना है ना कि आपको वो साधक होके करना पड़ता है, ना कि उसको आप दुष्ट या कौटिल बुद्धि लगा के दिमाग पे आप कर सकते हैं। क्योंकि वो साधना को ना हमेशा जो साधु संत होता है वही प्रूव कर सकते थे पहले, या वही कर सकते थे, माफी चाहूंगा, वही कर सकते थे। तो एडुकेशन भी वैसा ही है। आपको अगर करना होगा वो सौ निष्ठा रूप से, ट्रू मन से एकदम आपको वो रूप से जाना पड़ता है। वो आप वो जटिल बुद्धि कौटिल्यता दिमाग पे रखते हुए कि मैं अगर मुझे ये एग्जामिनेशन पास करना है तो मुझे, मैं अगर वो वाला जगह से ये निकाल के ला पाऊँ, मैं अगर पास कर जाता हूँ, या मैं अगर इसमें अच्छा मार्क्स आ जाता है मेरा, या इसमें मैं अगर टॉप कर जाता हूँ, वो एडुकेशन से डेफिनेटली कोई भी फायदा नहीं होता है। जब तक आपको एडुकेशन वो साधक रूप से ना आप प्राप्त कर पाए ना, वो एडुकेशन का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। देखिए आप अगर एडुकेटेड हो जाएंगे, ऐसा बोला जाता है ना कि एडुकेटेड तो आप हो जाएंगे, एग्जामिनेशन पास करके आप डेफिनेटली यूजीसी नेट पास करके आपके पास एक टैग आ जाएगा जेआरएफ क्लियर्ड। रिसर्च के लिए आप मतलब कोई भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, प्रपोजल रेडी करिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राह पे चल सकते हैं, आपको जेआरएफ का अमाउंट मिल सकता है कॉलेज में एनरोल के दिन के बाद। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या आप वो एक टीचर का औधा में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का औधा में आप क्या बैठ पाएंगे? क्या आप उस लायक है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो एक प्रेस्टिजियस जगह में बैठता है, या प्रोफेसर लोग जो एक प्रेस्टिजियस औधा पे बैठता है, जैसे हम लोग में बताया जाता है ना कि गुरु ही भगवान के एक समान होते हैं या भगवान से भी बड़े होते हैं। एज ए माइथोलॉजिकली सेज कि बहुत समय पे भगवान लोग भी गुरु को अपने अपने से ज्यादा बड़े मानते थे। आप अगर रामायण देखेंगे उधर पे भी मेंशन है कि जब उनका भी गुरु थे, उनको भी राम जी के भी जो गुरु थे, वो भी वैसे करके देखते थे उनको कि भगवान से भी परे, क्योंकि गुरु शिक्षा जो होता है, या गुरु जो एक देता है शिक्षा अपने रूप से और से, वो वाला भी एक अलग ही महत्व निकलता है। क्योंकि आप तो चीटिंग करके पास हो गए हैं, फ्यूचर का क्या, या समाज का क्या आप मतलब उसमें एक दृष्टांत रूप से एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे? पहला चीज है, जैसे नीट का पेपर जब आपका ऐसे करके ही लीक हुआ था ना, नीट का पेपर, उस टाइम पे भी हमारे तरफ से एक छोटा वीडियो दिया गया था, शायद हमारी फैकल्टी में से कोई एक जन दिए थे, जहां पे क्लियरली मेंशन था कि आपको अगर सच में पढ़ाई करना है तो आप ये टूक टाक के पास ना होके, मैं डेफिनेटली यही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ,
टूक टाक के पास ना होके आप काइंडली पढ़ाई पे मन दीजिए। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप आइए, आके बात करिए, कोई भी चैनल में जाके, आप कोई भी पे जाके लाइव कन्वर्सेशन या लाइव जब भी कोई भी दिखेगा कि आपका यूट्यूब में क्लासेस चल रहे हैं, लाइव क्लासेस या कुछ भी, उधर में जाके दो एक क्वेश्चन करिएगा। कोई भी एडुकेटर रहेगा, डेफिनेटली आपको उसके रिगार्डिंग सहायता करेगा। आप अगर आपका कॉलेज के सर के साथ बात कर सकते हैं कि सर प्रीवियसली आप अगर मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं, सीयूईटी पीजी देने जा रहे हैं, यूजीसी नेट देने जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी आप अगर किसी के साथ बात कर सकते हैं, कोई भी आपके प्रोफेसर के साथ हो या कोई भी टीचर के साथ हो या कोई भी जो आपको समझा सके राइट पाथवे, उनके साथ बैठिए, बताइए क्या दिक्कत हो रहा है, आप क्यों पढ़ाई में आप कर नहीं पा रहे, या पढ़ाई में आपको क्या इश्यू ये होता है, या पढ़ाई करने के लिए आपको कुछ अलग सा फील होता है कि मैं नहीं, पढ़ाई में मन में नहीं बैठ रहा है, मुझे गेमिंग पसंद है। डेफिनेटली गेमिंग में भी बहुत बड़ा स्कोप होता है। अभी हम लोग देखते हैं ई स्पोर्ट्स का गेमिंग भी चलता है। वैसा नहीं है कि गेमिंग में भी फ्यूचर नहीं है, या ऐसा नहीं है कि दूसरा कुछ भी आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक बात और भी है, जहाँ पे आपको ये भी देखना होगा ना कि आपको आपका जहाँ फ्यूचर है वो प्रॉपर तरीके से आपको वो सही तरीके से आपको मिल पा रहा है कि नहीं, आप वो चीज के लिए आप कैपेबल है कि नहीं, वो चीज कैसे देखा जाता है? बाय द वे ऑफ एग्जामिनेशन। बाय द वे ऑफ एग्जामिनेशन ही देखा जाता है। अगर वही एग्जामिनेशन में आप गलती करते हैं तो वो आप कितने पानी में है वो देखा जाएगा, वो मेजर किया जाता है। लेकिन वही एग्जामिनेशन आप टूक टाक के पास हो गए, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा आप ये सोच के देखे? सोचिए वो डॉक्टर अगर डॉक्टर बना जो वही पेपर लीक करने के बाद चेक करके पढ़ के वही करके वो डॉक्टर बनने के लिए भर्ती हुआ। तो वो एक बार अगर गलती कर रहा है, कोई उसको रोक नहीं रहा है, वो बार बार उसको रिपीट करते रहेगा, क्योंकि उसका आदत ही बन जाएगा वो वाला चीज। अगर वो आदत बन जाता है, फ्यूचर में वो क्या डॉक्टरी करेगा? उसको अगर बोला जाएगा कि आप हार्ट का सर्जरी करिए, वो तो समझेगा ही नहीं कि कैसे सर्जरी करना होता है, क्योंकि वो तो पास हुआ है जस्ट, ही जस्ट क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी सेमेस्टर। लेकिन वो क्वालिफिकेशन उसको कैसे काम में आएगा, क्योंकि उसको तो प्रैक्टिकलिटी पता नहीं है। क्योंकि क्वालिफिकेशन का में भी होने के लिए या क्वालिफाइड भी होने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज का तो जरूरत पड़ता है। ये चीटिंग करके या पेपर लीक होने के बाद वो एग्जामिनेशन देख के उसका कुछ भी वैलिडिटी नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है, क्योंकि आप वही सिर्फ पढ़ते हैं जो पेपर में लिखा हुआ होता है। तो बात यहां पे ही है कि आप अगर आज को सुधारने के लिए अपना भविष्य को या समाज का भविष्य को उजाड़ना चाहते हैं, तो मेरा बोलना इधर में व्यर्थ होगा, और डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग हम लोग एक सेशन लेके आएंगे। कोई भी अगर जरूरत होगा हम लोग इसके रिगार्डिंग वर्कशॉप भी करेंगे। कोई भी स्टूडेंट जिसको पढ़ाई को रिलेटेड कोई इशू हो रहा है या पढ़ाई करना ही नहीं चाहता है, ऑलवेज वेलकम। कोई भी क्लास 8 से लेके शुरू करके पीएचडी, पोस्ट पीएचडी के स्टूडेंट तक भी, अगर कोई पोस्ट डेफिनेटली पीएचडी इनरोल मतलब पढ़ने के टाइम पे बात, वैसा स्टूडेंट का बहुत कम ही दिमाग में आता है कि पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि उन लोग पहले से माइंडसेट अब तो वैसे हो जाता है। लेकिन अगर कुछ भी एंजाइटी या डिप्रेशन ऐसा कुछ भी आ जाता है, डेफिनेटली हमारे तरफ से एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाया जाएगा। हम लोग हमारे तरफ से कुछ भी डिटेल्स को मेंशन कर देंगे, जहां पे आप उसमें कांटेक्ट करिएगा। हम लोग वर्कशॉप करेंगे आपके साथ बैठ के, ऑनलाइन वेबिनारी करेंगे जहां पे आपके साथ बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। आप अगर चाहते नहीं है तो वन ऑन वन भी इंटरेक्शन करना चाहते हैं, वैसे करके, ताकि आपको समझा जा सके। और ये जो परिस्थिति हो पड़ रहा है ना, सोचिए ना, ये जो यूजीसी नेट का पेपर लीक होने के बाद सोशियोलॉजी के कितने बच्चे होंगे? मोस्ट प्रोबेबली 13,000 14,000 बच्चे जो एग्जाम दिए थे होंगे। वो बच्चे अभी सोचिए, जो लोग सच में पढ़ के गया था या उन लोग का एक्सपेक्टेशन था, किसी किसी का भी तो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट जेआरएफ का मौका था। अगर ऐसा जैसे कि नेट का पेपर में ऐसा आया था, नीट का, कि जो लोग सच में पढ़ के गया था उन लोगों का अच्छा मार्क्स उठ रहा था उस टाइम पे पेपर पे। लेकिन सेकंड जो पेपर आया मैथमेटिक्स में, जेई एडवांस का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन किया था, सेम एज केमिस्ट्री, इट्स टोटली अ डिफिकल्ट पेपर दैट अ मेडिकल स्टूडेंट कैन हैव। वैसे करके ही अगर ये वाला सोशियोलॉजी के पेपर भी अगर बाई चांस इन द मोमेंट की री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया, सेम पेपर हुआ, किसी का तो फाइनल अटेम्प्ट हो सकता है जेआरएफ के लिए, वो क्या करेगा?
कोई लड़की का ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली को बोल रहा है कि मम्मा पापा कि मैं ये वाला अटेम्प्ट में कर लूंगा, या शादी हो चुका है, उनको बोल रहे हैं फैमिली को अपना ससुराल में सबके साथ मैनेज करते करते पढ़ते फाइनल अटेम्प्ट में हो जाएगा करते गया, उसमें नहीं हुआ। इसका दाय कौन लेगा? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगा? ये क्या एनटीए ले पाएगा या एजुकेशन मिनिस्ट्री ले पाएगा? ये एजुकेशन मिनिस्ट्री उन बच्चों के लिए एक्सेसिव डेट और टाइमिंग बढ़ा देगा? पॉसिबिलिटीज नहीं है। डेफिनेटली ये चर्चा अगर करने बैठेंगे तो ये बहुत लंबा समय चला जाएगा, लेकिन चाहूंगा नहीं ये चर्चा भी कंटिन्यू करने, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं कोई सेशन बुला के, या मैं ही वीडियो मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन बहुत दिनों बाद हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यूएशन क्लास करते रहे, रिसर्च और मैथ आज ही हम लोग की तरफ से छोड़ा जाएगा। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा आज रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लास शुरू करने वाले हैं हमारी तरफ से। सो रिसर्च एप्टीट्यूड का हम लोग प्रीवियस डे में क्या पढ़ाई किए थे आप सभी को याद ही होगा। आप अगर किसी कोई अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे, काइंडली आप प्रीवियस वीडियो का जो रिसर्च एप्टीट्यूड 1 क्लास 1 का वीडियो था उसको देख लीजिएगा, एंड उधर पे क्लियरली हम लोग की तरफ से मेंशन कर दिया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहा हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। सो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है एंड मीनिंग है उसके बारे में हम लोग बता दिए थे। इट्स बाय हडसन मैगजिम के द्वारा दिया गया था, फेमस हडसन मैगजिम जहां पे मेंशन था ऑल प्रोग्रेस इज born out of inquiry, our doubt leads to inquiries, and an inquiry leads to an investigation, माफी चाहूंगा इन्वेंशन। सो ये पहले से ही बता दिया गया था कि जो प्रोग्रेस होता है ना, जो प्रगति होता है, वो इंक्वायरी के द्वारा ही उत्पत्ति होता है, इंक्वायरी के द्वारा ही वो उत्पत्ति होता है। एंड जो हम लोग का जो डाउट्स होता है ना, जो एक हम लोग की तरफ से एक डाउट आता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे लीड करना है, वही डाउट इंक्वायरी की तरफ से अगर फिर से रिटर्न आता है, देन वही इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन, वही इंक्वायरी इन्वेंशन की तरफ मुड़ जाता है। देन आपको हम लोग के बताया गया था कि बेसिक जो 5 मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज कैसे एक्वायर होते है उसके बारे में। देन रिसर्च का फुल फॉर्म आपको मेंशन किया गया था। उसके बाद हमारी तरफ से दिया गया था कि जो रिसर्च के बारे में बताया गया था। उसके बाद आपका देन आपको ऑब्जेक्टिव्स बताया गया था, 7 ऑब्जेक्टिव्स आपको बताया गया था, जो कि आपका टू गेन सिमिलैरिटीज और डेवलप अ न्यू साइट with some phenomena, then to review and synthesis, then आपका to investigate, to offer some solutions, then to contract or create, then to generate new knowledge। तो ये वाला बताया गया था। उसके बाद मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या क्या होता है उसके बारे में भी बताया गया था। साथ में मोटिवेशन फैक्टर्स जो 3 होता है कि अ, वो वाला भी मेंशन किया गया था आपको, और इधर पे हर एक डिटेल्स भी मेंशन किया गया था। और आप काइंडली अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है, आप प्रीवियस क्लास का एक बार वीडियो गो थ्रू कर लीजिए। अगर कुछ भी आपको पता नहीं चल पाता है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आप काइंडली उधर पे मेंशन कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, हम लोग इधर से आपको डेफिनेटली रिप्लाई देंगे और नेक्स्ट सेशन में वही चीज को आपको उठा के समझाने का कोशिश करेंगे डेफिनेटली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लास 2 है। एंड आज के क्लास में मैं बताना चाहूंगा एडवर्ड डी ब्रूनो के बारे में। तो एडवर्ड डी ब्रूनो कौन है? एडवर्ड डी ब्रूनो जो है वो प्रोवाइड किए थे एक लर्निंग आउटलाइन को, एक प्रोवाइड किए थे ना एक लर्निंग आउटलाइन को, इमेज को, जहां पे 6 प्रकार की थिंकिंग हैट्स है। और वो टूल्स जो है टू यूज फॉर ग्रुप डिसीजंस एंड इंडिविजुअल थिंकिंग टू लुक एट डिसीजंस फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो बताना चाहेंगे वो जो टूल्स, मतलब 6 तरीके का जो हैक के दर्शाया था ना एडवर्ड डी ब्रूनो। सो वो हैक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे मैं फिर से थोड़ा सा उसको आपको मेंशन कर देता हूँ सही प्रकार से, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। एडवर्ड डी ब्रूनो बताना चाहते हैं, ये प्रोवाइड किए एक इमेज जो आउटलाइन करता है जो 6 थिंकिंग हैट्स को, एंड वो यूज होता है फॉर ग्रुप डिस्कशन, इंडिविजुअल थिंकिंग टू लुक एट डिसीजन फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग तरीके का सोच विचार करने के लिए।
सो पहला जो हैट है वो है व्हाइट हैट, इट्स गिवन बाय एडवर्ड डी ब्रूनो। आप समझ पा रहे होंगे राइट, एडवर्ड डी ब्रूनो। 6 जो हैट्स है या 6 थिंकिंग हैट्स, मैं थिंकिंग हैट्स ही मेंशन कर दे रहा हूं, अच्छा होगा, समझ में आएगा सही से। समझ में आ रहा होगा कि क्लियर तरीके से। तो चलिए वो 6 हैट्स में से पहला हैट जो है उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं पहले, क्योंकि पहला जो हैट है वो है आपका व्हाइट हैट। आप लोग देख पा रहे होंगे राइट, पहला जो हैट है वो है व्हाइट हैट। व्हाइट हैट जो है वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन देता है, वो इंफॉर्मेशन बताता है या दर्शाता है, वो इंफॉर्मेशन को दर्शाता है जो कि डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। क्या करता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन आपका आता है रेड हैट। रेड हैट क्या करता है, रेड हैट आपका इमोशंस को एक्सप्लेन करता है, इमोशंस को। और वो क्या करता है, वो गट फीलिंग, इंट्यूशंस एंड हाउ इट मेक्स यू फील, या आप बोल सकते हैं कैसे करके आप वो परिस्थिति में उभर सकते हैं या कैसे आपको फील हो रहा है, कैसे करके आपको दर्शा रहा है वो चीज को, वो आपको रेड हैट दर्शाता है। या आप वो रेड हैट इमोशनली आपको प्रॉपर तरीके से वो थिंकिंग प्रोसीड्योर को रखता है। रेड हैट, सो रेड हैट क्या चीज के लिए करता है, इमोशंस, राइट। सॉरी। तो बताना चाहूंगा कि इसके बाद आता है ब्लैक हैट्स। अब ब्लैक हैट्स क्या करता है, ब्लैक हैट्स नेगेटिव एस्पेक्ट जो रहता है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे कि आपका हुआ कैसे होगा, कैसे करना है, क्या चीज से करना है, वो प्रोस्पेक्ट्स को क्या दिखाता है। या आपको मैं बता सकूंगा प्रॉपर तरीके से, अगर मैं बताता हूं तो वो बताता है कि वाइट, मैं अगर उसको इंग्लिश में बता रहा हूं जैसे करके कि वर्क सो हार्ड इन दिस टास्क, क्या इसमें इतना क्या प्रॉब्लम है जो ये कार्य मेरे से सिद्ध नहीं हो पा रहा है या पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या कैसे करके ये चीज को करना है, मैं वो थिंक कर रहा हूँ। वो नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स घूम घूम के आता है ना, कि आप सोचिए ना, आप भी कभी सोचते जब है मैं क्या ये पूरा कर पाऊंगा, ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ब्लैक हैट्स देखता है। तो आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। सो ब्लैक हैट्स क्या करता है, ब्लैक हैट्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखता है। एस्पेक्ट्स, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है येलो हैट। येलो हैट क्या करता है, येलो हैट करता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दर्शाता है। जैसे फेथ हुआ, होप हुआ, उसके बाद आपका कि वो मैं करके दिखाऊंगा,
क्यों मेरे से मतलब ऐसे नहीं हम लोग बोलते हैं कि वो एक सोचिए कुछ भी नेगेटिव माहौल चल रहा है, सोचिए आप एग्जामिनेशन दिए हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन आपको वो थिंकिंग आते जा रहा है कि शायद मेरा इस बार जो है जेआरएफ के रिगार्डिंग या मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा, ये जो रैंक में आना हुआ या एआईआर में आना हुआ वो चीज के रिगार्डिंग शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, या कुछ मार्क्स कम जा रहा है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। लेकिन जब आप प्रोविजनल आंसर की देख लेते हैं, आपके पास वो दिमाग से आ जाता है कि नहीं भाई, वो ब्राइट एक साइड दिख पाता है आपको कि मैंने तो मिलाया, मेरा तो इधर पे इतना इतना मार्क्स आ रहा है। हो ही सकता है कि आपको वो परसेंटेज जो आप सोच रहे हैं उसको आपको मिल रहा है, वो एक जो होता है ना उज्जवल दिशा आपको देख रहा है, वो ही सॉर्ट का कि हो सकता है मैं मेरा एआईआर में मार्क्स आ जाए या एआईआर जैसे पोजीशन में मेरा मेरा हो पाए। तो वो जो ब्राइट साइड दिखता है ना, जैसे कि होप हुआ, ब्राइट साइड दिखना हुआ, या वाई इट विल वर्क, कैसे मतलब कैसे प्रकार से मैं इसको कार्य को सिद्ध कर सकता हूं, मैं सोच रहा हूं, ऐसा नहीं कैसे हो सकता है, लेकिन क्या क्या एक प्रोस्पेक्टिव है जिससे मैं पूरा कर पाऊंगा, वो चीज दर्शाता है, वो है येलो हेड। आशा करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। येलो हेड आपका पॉजिटिव साइड को या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दर्शाता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ग्रीन हैट। ग्रीन हैट क्या करता है, ग्रीन हैट आपका क्रिएटिव नेचर या क्रिएटिव थिंकिंग को दर्शाता है, जो क्रिएटिव वे आउट जो आप सोच रहे, सोचिए आप कोई न्यू आइडिया सोच रहे, या ऐसा हो रहा है कि आप कोई डिफरेंट प्रोसीड्योर आप पढ़ाई करने का, आप एक स्टैंडर्ड वे में पढ़ाई कर रहे हैं जहां पे आप नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, देन एग्जामिनेशन के लिए मॉक्स टेस्ट लगा रहे हैं, देन आपका एग्जाम करने के लिए आप अपना पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं, देन एग्जाम देने चले आ रहे हैं। लेट्स सपोज उसमें आप एक नया प्रोसीड्योर ढूंढ लिए जहां पे आप माइंड मैप्स बना रहे, फ्लो चार्ट में डायग्राम्स ड्रॉ करके देख रहे कि मैं अगर इसको ये परिस्थिति में पढ़ूं या ये चीज में, तो मेरा एक पेज दो पेज देखने से मेरा काम बन जाएगा पूरा यूनिट का, या माफी चाहूंगा एक पूरा चैप्टर का, एक यूनिट का पूरा चैप्टर का मेरा देखने से ये वाला मेरे को इजीली हो जाएगा। एक रिवीजन का न्यूली वे ऑफ गेटिंग और न्यूली वे ऑफ एक्सेप्टिंग यूटिलाइजिंग द वे आउट टू फाइंड द प्रोसीड्योर ऑफ रिविजन इन अ इजियर वे, जो एक प्रोसीड्योर हम लोग ढूंढते हैं ना कि एक शॉर्ट वे मिल जाए या कैसे तरीके से, वो एक वे आउट या क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा दर्शाया जाता है ग्रीन हैट को। ग्रीन हैट क्या दर्शाता है, एक क्रिएटिव थिंकिंग को। तो चलिए लास्ट एंड फॉरमोस्ट जो हैड बचता है वो है ब्लू हैट। वो क्या बचता है, वो है ब्लू हैट। ब्लू हैट क्या दर्शाता है, ब्लू हैट दर्शाता है जो प्रोसीड्योर या प्रोसेस जो होता है उसको दर्शाता है, जो प्रोसेस हम लोग यूटिलाइज कर रहे टू गेट दैट थिंग, वो प्रोसीड्योर को दर्शाता है ब्लू हैट। जो प्रोसीड्योर के अंदर में हम लोग को ठंडा दिमाग से रहना है, प्रॉपर कंट्रोल में रखना है, प्रॉपर कामनेस के द्वारा जाना है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से यूटिलाइज करना है, तो एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस में वो प्रोसेस को कंप्लीट करना है, वो चीज को हम लोग दर्शाते हैं हमेशा ब्लू हैट से। तो ब्लू हैट डिफाइन करता है अबाउट प्रोसेस और प्रोसीड्योर। ब्लू हैट क्या दर्शाता है, प्रोसेस और प्रोसीड्योर। अगर मैं इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में बनाने का कोशिश करूं ताकि आप सभी को समझ में आए, तो मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट देखिए, ये प्रोसीड्योर को जो आपको क्रिएटिव थिंकिंग में मैंने बताया था कुछ देर पहले, क्रिएटिव थिंकिंग का क्या रहेगा, कौन सा हैट रहेगा, आप काइंडली कमेंट में मेंशन करिएगा। सो अभी मैं अगर सिक्स थिंकिंग को इधर पे प्रॉपर तरीके से आपको कैलकुलेट करवाना सिखाऊं, या एक पाई चार्ट के द्वारा आपको बताना सिखाऊं, तो कैसे होगा वो वाला।
अब बता पाएंगे? ये एक हैट हुआ, ये एक हैट हुआ, ये एक हैट हुआ, ये एक हैट हुआ, ये एक हैट हुआ और ये एक हैट हुआ। नंबर वन, नंबर वन कौन सा हैट है? व्हाइट हैट। व्हाइट हैट किससे डिफाइंड होता है? व्हाइट हैट इंफॉर्मेशन। तो हम लोग इंफॉर्मेशन में क्या ढूंढते हैं? फैक्ट, फिगर, राइट। नंबर टू में मेरा क्या आया? नंबर टू में मेरा क्या आया? रेड हैट। रेड हैट, रेड हैट में मेरा क्या होता है? रेड हैट में मेरा इमोशंस होता है। तो इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए क्या होता है? जैसे कि गट फीलिंग हुआ या इंट्यूशंस हुआ, वो सब। उसके बाद कौन सा हैट आता है? ब्लैक हैट, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आपका दर्शाता है। किसको दर्शाता है? नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। मैं इसको रेड कलर का मार्क कर रहा हूं। नंबर थ्री, ब्लैक हैट। नेगेटिव एस्पेक्ट्स आप अगर बोला जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे वाइट कैन नॉट बी डन, वो कैसे करके पूरा नहीं हो पाया, या वो क्या हार्ड टास्क, इतना हार्ड था जो वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वही चीज है ना, राइट। एंड सो ऑन। उसके बाद येलो हैट में क्या रहेगा? बताइए बताइए बताइए, येलो हैट में क्या रहेगा? येलो हैट में रहेगा आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या डिफाइन करता है? होप, ब्राइट साइड। ओके, ये ग्रीन है तो मैं इसे ग्रीन पे नहीं लिखता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं। फोर येलो हैट क्या होता है? होप देन ब्राइट साइड, राइट। उसके बाद क्या होता है आपका? उसके बाद आता है आपका ग्रीन हैट, जो कि 5 नंबर है। GREEN, ग्रीन हैट, जो कि आपका क्या चीज को दर्शाता है? क्रिएटिव नेचर को दर्शाता है। ग्रीन हैट आपका क्रिएटिव नेचर को दर्शाता है, या क्रिएटिव थिंकिंग को दर्शाता है। जो कि आप उधर में मेंशन कर सकते हैं क्या क्या चीज? जो न्यू आइडियाज हुआ, डिफरेंट मेथड्स हुआ। न्यू मेथड्स। उसके बाद आता है आपका 6 नंबर, जो 6 पॉइंट नंबर है। वो क्या है? वो है ब्लू। वो है ब्लू हैट। ब्लू हैट क्या चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं? ब्लू हैट डिस्क्राइब कर रहे हैं आपका प्रोसेस को। अब शायद देख पा रहे होंगे, प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो प्रोसेस में क्या क्या आता है? कंट्रोल्ड, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड। तो चलिए, उसके बाद हम लोग अभी समझ में आ गया हम लोग को। तो हम लोग एक बार बोर्ड को मैं एक बार ओपन छोड़ रहा हूं, जहां पे आप थोड़ा सा देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, और आपको भी समझ में आ जाएगा क्लियर तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकेंगे, देख लिए। चलिए,
सो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है। सिक्स थिंकिंग में हम लोग का पहला थिंकिंग क्या आता है? पहला थिंकिंग का हम लोग आता है व्हाइट हैट, जो कि आपका फैक्ट्स के बारे में डील करता है, इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपका आता है रेड हैट, जो कि आपका इमोशंस को डील करता है। उसके बाद आता है आपका ब्लैक हैट। जो ब्लैक हैट है वो है आपका डिफाइन करता है जो कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। उसके बाद आता है आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट, जो कि है आपका येलो हैट। येलो हैट में आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आ रहा है। उसके बाद आता है ग्रीन हैट, जो कि आपका क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में डिस्क्राइब करता है। देन आपका आता है ब्लू हैट, जो कि आपका प्रोसीड्यूर को एक्सप्लेन करता है। राइट। सो ये है आपका एडवर्ड डी बूनोस सिक्स थिंकिंग हैट्स के बारे में जो उन्होंने डिफाइन किया था, वो आपको बताया गया। तो चलिए अभी हम लोग जो जर्नी में हम लोग सीखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या अभी तक सीखे हैं? हम लोग सीखे मेथड्स क्या क्या है, जहां पे मेथड ऑफ सर्चिंग फॉर फैक्ट और एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज हम लोग सीखे हैं। इट रिप्रेजेंट एन एटीट्यूड ऑफ इनिक्विटी और इंक्वायरी, मतलब रिसर्च के बारे में हम लोग इधर में जब पढ़ रहे थे, वो क्या बोल रहा है? इट रिप्रेजेंट एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का एक एटीट्यूड सॉर्ट आता है उसमें, जहां पे एन अटेम्प्ट जो कि वो फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में एक्सप्लेन करता है। देन सिस्टमैटिक स्कॉलरली एप्लीकेशंस, देन आपका साइंटिफिक मेथड्स के बारे में डिस्क्राइब करता है। देन स्टेट ऑफ माइंड के बारे में वो एक्सप्लेन करता था। देन एक्यूरमेंट ऑफ नॉलेज के बारे में वो, या एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा था। देन वो बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च आर ऑलवेज ओपन एंड इनलार्जिंग। जो रिसर्च का एक बाउंड्री होता है ना, वो ऑलवेज ओपन रहता है, क्योंकि रिसर्च इज फ्री टू वे आउट, वे टू डू, फ्री वे टू डू, जहां पे आपको कहीं पे भी दोनों तरफ से ही, ना आपके तरफ से कोई बाउंड्री सेट होना चाहिए, ना वर्ल्ड की तरफ से, ना नेचर की तरफ से कोई बाउंड्रीज है। आपका जो रिसर्च का जो बाउंड्री है वो कहीं पे भी नहीं होता है, वो इनलार्ज हमेशा रहता है। अब सीमित नहीं है आप रिसर्च को कहां पे जाके खत्म करेंगे, या रिसर्च के कहां पे जाके आपका एंड होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमेशा क्वेश्चंस आता है। हमेशा क्वेश्चंस आता है, एक तो मिनिमम आता है, बेयर मिनिमम एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जो कि आपका डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में। तो चलिए ये वाला एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ सकेंगे सही से। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं बोर्ड को रब कर दे रहा हूं और स्टार्ट कर रहा हूं आपका डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ऐसा तो नहीं है ना मैं जल्दी जल्दी में पढ़ा दे रहा हूं जहां पे आप लोग को समझ में ना आ रहा हो, या डेफिनेटली इंटरेक्टिव क्लास नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। किसी को अगर ऐसा भी होता है कि आप समझ में नहीं आ रहा है, आप काइंडली काइंडली एक बार दो बार ट्राई करिएगा कि एक वीडियो को रिफ्रेश कर, मतलब रिवाइंड करके देखने के लिए। अगर नहीं होता है, एकांत से अगर नहीं होता है, हम लोग का नंबर दिया रहेगा जहां पे मेंशन भी है इधर पे, 8240531537। आप काइंडली कांटेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है हम लोग को बैच ज्वाइन करना पड़ेगा ही तो कांटेक्ट करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कोई भी रहेगा, कोई भी करियर काउंसलर्स भी रहेगा, वो हमारे पास फोन को एक कर देंगे, या उधर बता दिया जाएगा कि सर जब फ्री होंगे या मैम जब फ्री होंगे या कोई भी टीचर जब फ्री होंगे, वो आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे आपका ये नंबर के थ्रू। आप काइंडली इस नंबर पे तब कम्युनिकेट कर सकते हैं, आनंद संभाला का नंबर पे, जहां पे आप कम्युनिकेट करके जो टीचर से आपको पता चला है वो चीज आप उधर पे मेंशन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कम्युनिकेट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं तभी भी हम लोग बताएंगे नहीं। हम लोग डेफिनेटली, हम लोग का मोटिव जो है वो होगा कि आपको जितना हो सके अटर मोस्ट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। और एजुकेशन का वैल्यूएशन किया नहीं जाना चाहिए, एजुकेशन का दक्षिणा लेना चाहिए, जहां पे वो चीज अगर आप उसको बिजनेस के द्वारा में लेके जाते हैं ना, तो वो सेटलमेंट वो बिजनेस जैसा ही हो जाता है। स्टूडेंट्स भी एज एन प्रोफेशनल आएंगे जाएंगे निकल जाएंगे, लेकिन वो टीचर को भी एज अ गुरु जैसा मानना जब शुरू करेंगे, जब वो टीचर भी आपको प्रॉपर तरीके से एज अ
सिर्फ छात्र छात्री जैसे बिहेव नहीं, उनको एक प्रॉपर तरीके से रूटीन भी देना स्टार्ट करें। तो चलिए, डिजायरेबल डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में हम लोग जाते हैं। तो चलिए डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के पास जाते हैं हम लोग, जहां पे आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारे ऑब्जेक्टिविटी। सो ये वाला जो आपका टॉपिक है ना, उसको मैं थोड़ा लेंदी टानूंगा ताकि आपको प्रॉपर क्लियरली समझ में आए, क्योंकि ये चीज को अगर मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन ना करूं, ना ही आपको प्रॉपर तरीके से पता चल पाएगा। और साथ में ये जो प्रपोजल रेडी करना है या रिसर्च के बारे में आप जब जाएंगे, उस टाइम पे भी आपको प्रॉपर दिक्कत होने वाला है, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका रिसर्च के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा आपको एक सटीक रिसर्च के द्वारा जाना पड़ता है। तो पहला चीज है ऑब्जेक्टिविटी। सो ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी क्या है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका एक छोटा सा सीक्वेंस में बता दे रहा हूं। वो है ओ आर वी। ये तीनों के अलावा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता है। विदाउट दिस फुलफिलमेंट एक रिसर्च कभी संपूर्ण नहीं हो सकता है। एक रिसर्च कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता है विदाउट हैविंग दिस थ्री प्रॉपर। दिस थ्री प्रॉपर वाइज नहीं होगा तो वो कभी भी एक रिसर्च जो है कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, या वो रिसर्च में फ्लॉज रहेगा ही। सो ऑब्जेक्टिविटी क्या है? आप थोड़ा बता पाएंगे ऑब्जेक्टिविटी क्या है या ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? सो ऑब्जेक्टिविटी जो है उसके रिगार्डिंग बताना चाहेंगे। जो हमारी तरफ से इधर पे जो डेफिनेशन मेंशन्ड है उसको मैं पढ़ के एक बार सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन में चला जाऊंगा। सो बीइंग ऑब्जेक्टिव मींस विदाउट एनी बायस अप्रोच। ऑब्जेक्टिव का मींस क्या होता है? विदाउट एनी बायस अप्रोच। इट शुड बी विदाउट एनी प्रीजुडिस। कोई भी चीज जो है वो एक बायस पर्सनैलिटी छोड़ के, मैं पहले पढ़ लेता हूं, पूरा डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद आपको पूरा समझा दूंगा। डेफिनेटली समझाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। देन बोला जा रहा है इधर पे, वी नीड टू बी ऑब्जेक्टिव सो दैट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एस्पेक्ट्स of the research. Also, other characters are built around. Research usually take utmost precautions that research result are not affected by their own presence, behavior, and attitude. They critically examine the research method to avoid any bias. So, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी जो है वो होता है आपका एक एक विदाउट एनी बायस अप्रोच। जो अप्रोच जो किया जाता है ना, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, वो चीज जो है वो कोई भी बायसनेस के अगेंस्ट में जाके किया जाता है। तो वो बायसनेस के अगेंस्ट में मीन्स अनबायस्ड पर्सनैलिटी या अनबायस्ड अप्रोच को मेंशन करते हुए या मेंटेन करते हुए करना होता है, जहां पे आपको कोई भी प्री एजम्पशन या लेट्स सपोज मैं आपको एक बात बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिविटी का एक प्रॉपर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको डेफिनेटली शायद समझ में आए ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो ऑब्जेक्टिविटी का मैं बता देना चाहूंगा कि ये देखिए, विदाउट एनी बायस्ड अप्रोच का मीनिंग इधर पे क्या हो रहा है
ये बताना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज आप कोई जगह पे गए हैं, आपका फेवरेट प्लेस है जहाँ पे आपका मतलब वो एरिया, लेट्स सपोज सोचिए आप कोई जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पे आपका फेवरेट रेस्टोरेंट्स है, फेवरेट मॉल्स है, एंड आप फ्रेंड्स को लेके जा रहे हैं एक साथ। देन आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं फ्रेंड्स के साथ में जा रहा हूँ तो मैं मेरे तरफ से मैं कोई भी एक साथ हम लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं, एंड उस टाइम पे क्या होता है ना, हम लोग में एक साथ डिसीजन लेने का पावर्स आता है, राइट? कि एक साथ हम लोग डिसीजन लेते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ऐसा होता है आपका कोई नोनली प्लेस है जहाँ पे आपका ही फैमिली रिलेटेड हो या कुछ भी, एक नोनली प्लेस है जहाँ पे वो फैमिली रिलेटेड कोई रेस्टोरेंट हो, सब लोग मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा ना कर दे हम लोग कि वो जो नोनली प्लेस हो, बट हाउएवर उधर में खाना उतना भी अच्छा खास नहीं बनता है, लेकिन हम लोग क्योंकि अब हमारा ही रेस्टोरेंट है या हमारा ही कुछ होटल है, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, सुन ना, वो वाला रेस्टोरेंट्स में हम लोग चलते हैं ना, या सुनो ना हम लोग वो वाला रेस्टोरेंट्स में चलते हैं ना। ऐसा ये बायस ऑब्जेक्टिविटी को रिसर्च में एक कैरेक्टरिस्टिक जब चुनना होता है उस टाइम पे हम लोग कभी भी बायस पर्सनालिटी या बायस अप्रोच को लेके हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। देखिए, मैं और भी डीप डाउन इसको रिगार्डिंग सिखा सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, माफी चाहूंगा, समझा सकता हूँ, जहां पे आपको क्लियरली मेंशन कर दे सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिविटी का प्रॉपर अप्रोच कहाँ पे इधर पे मेंशन हो रहा है। लेट्स सपोज सोचिए आप कोई अप्रोच के द्वारा आप कोई टीचिंग ये करने जा रहे हैं जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च को आप मेंशन कर रहे हैं, ये रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं। सो वो कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, कौन सा चीज आप करेंगे, उसको एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिवाइड करना होता है ना, या जो आप रिसर्च टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। सो अगर आप ऑब्जेक्टिफाई प्रॉपर या बायस पर्सनालिटी लेके करते हैं तो आपका रिसर्च में भी वो इफेक्ट देगा, राइट? या आपको मैं अगर ऐसे करके बोला जाए कि ऑब्जेक्टिविटी का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहले मेंशन कर लूं। मैं पहले आपको ना एक सही तरीके से आपको डिस्क्राइब कर लेता हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो ऑब्जेक्टिविटी की रिगार्डिंग मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। लेट्स सपोज एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। सो एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स सपोज आप कोई टीम सिलेक्शन कर रहे हैं। ओके, आप कोई टीम सिलेक्शन कर रहे हैं जहां पे आपको मतलब 4 पीपल्स का टीम सिलेक्शन करना है या 7 पीपल्स का, 7 पीपल्स का आपको कबड्डी का टीम सिलेक्शन करना है। के भी लिख रहा हूँ, कबड्डी का आपका 7 पीपल्स का आपका टीम सिलेक्शन करना है, जहां पे आपके पास 12 जो प्लेयर्स को है बता दिया गया है, 12 प्लेयर्स को आपको बता दिया गया है कबड्डी का। 7 पीपल्स को आपको सिलेक्शन करना है एंड 12 पीपल्स को आपको बता दिया गया है कि इनमें से लेना है आपको। लेट्स सपोज सोचिए जो सिलेक्शन कमिटी रहा या जो कोच रहा 7 पीपल्स को जो मैदान में उतारने वाला है या जो फील्ड में उतारने वाला है, जो वो कोर्ट में उतारने वाला है कबड्डी का, वो कोर्ट में प्रॉपर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिफाइड नहीं करके उठाते हैं। जो मेरा डिफेंडर है, मेरा 2 3 डिफेंडर रहना चाहिए, मेरा 2 प्लेयर रहना चाहिए ऐसा जो कि ऑलराउंडर होगा, मेरा एक प्लेयर जो है वो रेडर होना चाहिए, प्रॉपर रेडर होना चाहिए, और एक प्लेयर जो है मेरा वो है वो स्पेशलाइज होना चाहिए कोई भी चीज के लिए। अगर ये मेथड मतलब ये डिफेंडर, ये ऑलराउंडर, और ये होगा रेडर, ये होगा स्पेशल स्पेशल जो है वो रहेगा। सो ये वाला जो है ये प्रोसीड्योर मेंटेन करके, जैसे कि प्रॉपरली ऐसे ही मेंशन फॉलो किया जाता है, इफ देन एल्स मतलब ऐसे ही होता है, लेकिन अगर सिलेक्शन कमेटी जैसे सोचता है या ऐसा कुछ भी है प्रोसीड्योर वैसा होता है, जैसे कि मैं जितना मुझे पता है ऐसे प्रॉपरली मेंशन किया जाता है, या ऐसे प्लेयर को सिलेक्शन किया जाता है एक दिन का खेला के लिए या वो मैच के लिए।
सब्स्टिट्यूशन का बात अलग है, लेकिन वो जो पहला 7 होगा वो ऐसा ही होता है। तो ऐसे प्रॉपर्ली मेंशन किया जाता है। लेट्स सपोज सोचिए जो ऑब्जेक्टिविटी होता है वो रेडर के इधर पे दो जो है आपका, दो जो आपको ऑलराउंडर बोला गया था वो ऑलराउंडर के जगह पे दो, अगर सोचिए इधर पे दो रेडर ले लिया, दो ऑलराउंडर के जगह पे दो रेडर ले लिया और एक ऑलराउंडर लिया और चार डिफेंडर ले लिया, तो क्या ये टीम सही स्टेबल फॉर्म में है या क्या ये टीम जो है स्टेबिलिटी में है? आपको क्या दर्शा रहा है? आप शायद देख पा रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से, क्या ये टीम जो है वो प्रॉपर स्टेबल फॉर्म में होगा? इसका क्या रिजल्ट जो निकलेगा या जिसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या प्रॉपर तरीके से आएगा? तो वही चीज देखने के लिए या वही चीज को हम लोग ये करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग ये ऑब्जेक्टिविटी का रिगार्डिंग बता रहे हैं कि एक प्रॉपर जो है आपको रिसर्च करने के लिए ये ऑब्जेक्टिविटी का, माफी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिविटी का फैक्टर्स आता है एक प्रॉपर रिसर्च करने के लिए, जो कि आपको एक प्रॉपर रिसर्च का रिजल्ट निकालने के लिए आपको प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस करना पड़ता है, राइट? वो जो स्पेसिफिकेशंस करना पड़ता है उसके रिगार्डिंग इधर बात करना होता है, जो एक साइंटिफिक वे में सिंथेसिस करना होता है, वो जो बिल्ड अराउंड एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड अराउंड करना होता है, देन प्रेजेंस, एटीट्यूड, बिहेवियर, वो चीज को एक मेंशन करते हुए ताकि कोई भी चीज को इफेक्ट ना करे उस रिजल्ट। साथ में क्रिटिकली एग्जामाइन करना पड़ता है वो रिसर्च मेथड्स को टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ बायसनेस इन दैट रिसर्च। सो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये चीज के बारे में। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कोई भी लेट्स सपोज सोचिए कोई भी टॉपिक आप अगर सिलेक्शन भी कर रहे हैं ना, उस टाइम पे भी आपका अगर कोई भी बायस वे आउट अगर आ जाता है ना, बायस वे आउट आ जाता है ये टॉपिक को मतलब ये जो ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए कोई भी चीज को लेट्स सपोज आप रिसर्च का ही टॉपिक जो स्पेसिफिकेशन लेते हैं या उसका हाइपोथेसिस को ले रहे, तो वो चीज को अगर आप ले रहे, वो जो आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पा रहे, वो जो स्पेसिमेंस जो जहां से कलेक्ट करेंगे, सैंपल्स जहां से लेंगे, कौन सा एरिया से लेंगे, वो एक स्पेसिफाइड करना होता है, वो अगर स्पेसिफाइड ही नहीं करते आप, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो जो एरिया है, वो जो पर्टिकुलर मेरा वे आउट है, वो मेरा प्रॉपर रिजल्टेंट लाके देगा, या जो मेरा वो जो प्रॉपर जो साइट है वो मेरे को प्रॉपर एक एग्जाम्पल रिजल्ट सेट करके देगा। हमें कैसे करके पता चलेगा? डेफिनेटली नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि वो परिस्थिति आपको क्रिएशन करने ही नहीं देगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिविटी स्पेसिफिक नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्टिविटी जो है वो बायस पर्सनैलिटी का हो रहा है, वो अनबायस नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्टिविटी शुड बी अनबायस। क्या होगा? ऑब्जेक्टिविटी शुड बी अनबायस्ड। तो ये अनबायस हमेशा ही रहेगा, ये कभी भी बायस नहीं रहेगा। साथ साथ में आपका कि ये ऑब्जेक्टिविटी जो है वो एक प्रॉपर तरीके से बिल्डअप करेगा, जहां पे साइंटिफिक मेथड सिस्टमैटिक वे आउट में, ताकि वो जो रिसर्च का जो भी स्पेसिमेन, जो भी सैंपल्स या जो भी चीज ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए लग रहा है, वो चीज प्रॉपर तरीके से हो पाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड स्टार्टिंग किए आज के क्लास को लेके, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एंड मैं आशा करता हूँ आपको कुछ तो डिटेल्स आपको शायद समझ में आया होगा। एंड डेफिनेटली मैं और एक बार कोशिश करूंगा कि अगर आपको कोई भी इश्यू हो रहा है इसको समझने में, मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट क्लास में इसके रिगार्डिंग बता दिया जाए। सो आज के लिए मैं शॉर्ट क्लास रख रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग का क्लास थोड़ा बढ़ने वाला है, लंबा चलने वाला है नेक्स्ट डे से। एंड मैथ्स का भी क्लास होने वाला है। आप काइंडली उस टाइम पे भी आप कोई भी क्लास जब करने बैठिएगा, डेफिनेटली हम लोग का यूट्यूब क्लास फ्री है। एंड आप, लेकिन आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी हम लोग को कुछ मेहनत रहता है। हम लोग उसके रिगार्डिंग बैच को ही सिर्फ नोट्स देते हैं, या नोट्स जो लोग परचेस कर सकता है उसके रिगार्डिंग, वो भी मिनिमल अमाउंट है, उसका भी कोई ऐसा अमाउंट नहीं है कि आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एकांतित रूप से नहीं ले पाता है, उनके लिए हम लोग पूरा चीज को बोर्ड में उतारने का कोशिश करते हैं, ताकि
हर एक चीज को वो बोर्ड से मेंशन कर पाए। मैं नेक्स्ट डे से कोशिश करूंगा कि डेफिनेशंस को भी बोर्ड में उतार दे पाऊँ, ताकि आपको कोई तरीके से दिक्कत ना हो। तो चलिए, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्लास को थोड़ा इनलार्ज करने वाले हैं। इट्स 1 आवर 15 मिनट्स के ऊपर या उनके करीब करीब जाने वाले हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैथ्स क्लास के लिए आप लोग प्लीज कॉपी पेन लेके रेडी रहिए। कुछ समय बाद हम लोग मैथ्स क्लास के रिगार्डिंग वीडियो जो है अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा अपना, और आनंद संभालो को डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का मोटिवेशन हम लोग को पढ़ाई करवाने में, इंक्लूडिंग दैट मैं हम लोग कोशिश करेंगे कि यूजीसी नेट का जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग अभी कोई कट ऑफ के बारे में भी हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे। कोशिश करें जितना जल्दी हो ये सोल्यूशन मिले, एंड वो सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन या वीडियो डेफिनेटली अपलोड करने वाले हैं। आप काइंडली स्टे ट्यून रहिएगा। हम लोग फिर से वो रेगुलर वाइज क्लासेस एंड ऑल सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। काइंडली देखते रहिएगा और अनंत संभाला के साथ जुड़े रहिएगा। और टेलीग्राम में अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अनंत संभाला ही है टेलीग्राम का नेम, जो कि आपका t.me/s_r अनंत संभाला। सो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का है चैनल नेम, एंड फेसबुक पेज का है आपका अनंत संभाला, सो एसो एज इंस्टा। एंड यूट्यूब का तो आपको पता ही होगा, यूट्यूब में आप देख रहे हैं। एंड हम लोग का जो 5 लक्ष्य बैच है, वो एक बैच स्टार्ट हो चुका है। सेकंड बैच, अपकमिंग बैच हम लोग का स्टार्ट होने वाला है दिस वीक और इन द अपकमिंग वीक। सो स्टे ट्यून्ड। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। डेफिनेटली हम लोग के इधर पे फ्री कंटेंट मिलता है। यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ के या स्किप करके चले जाने वाले। हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मोर ओवर पेड बैच डेफिनेटली है, उसमें भी पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब बैच में हम लोग कुछ आपातकालीन कुछ दिन हम लोग लाइव नहीं आ पाएंगे। हम लोग डेफिनेटली रिकॉर्डेड वीडियो भेजेंगे, उसके बाद से हम लोग लाइव आएंगे, लाइव क्लास करवाएंगे। इंटरैक्टिव सेशन होगा। जो भी स्टूडेंट्स आएगा काइंडली नोटबुक कॉपी या पेन लेके आप काइंडली चले आएंगे। इसके बाद जो कम्प्लीटली हम लोग का मैथ्स का जो है वो क्लास 4 शायद होगा। तो वो क्लास 4 शुरू होने वाला होगा। आप काइंडली वेट करिएगा, एंड डेफिनेटली ध्यान रखिएगा अपना। और यूजीसी नेट आपका डेफिनेटली अच्छा होने का हम लोग की तरफ से पूरा कोशिश रहेगा, आपका बेस्ट से बेस्ट आप दे पाए। आप काइंडली पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ के आप लोग सब कुछ करिएगा, लेकिन पढ़ाई को साथ में रख के। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी करते थे, पढ़ाई छोड़ के भी हम लोग बहुत खेला कूदना भी किया है, लेकिन पढ़ाई को लेते हुए अगर करिएगा, आगे बहुत जल्दी आगे बढ़िएगा। थैंक यू सो मच।